8 नवंबर 2025 डिफॉर्मेशन की क्लास। और हम बेसिक फार्मूला शीट आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 3.1 सॉरी 7.1 जो रीड एंड राइट की बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये है कि कोई रॉड है और रॉड की लेंथ है 2 मीटर। रॉड का एरिया है 250 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और इस रॉड ये रॉड अकेली नहीं है, ये 4 रॉड्स। ठीक। यानी समझ लें एक टेबल है, टेबल के अंदर यूजुअली 4 लेग्स होती हैं। तो समझ लें ये टेबल है, टेबल की 4 लेग्स हैं। और वो जो 4 लेग्स हैं वो 4 स्टील की रॉड्स हैं। और इन 4 स्टील की रॉड से जो हमने टेबल बनाई है उस टेबल के ऊपर हम एक लोड लाके रखने जा रहे हैं, वेट लाके रखना चाह रहे हैं। इट इज 10,000 न्यूटन। ठीक है जनाब। और जब इतना लोड लाके रखेंगे तो इस लोड की वजह से जो रॉड होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है जनाब। इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट हो या एक्सटेंड हो इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। एक्स से डिनोट करता हूँ। क्वेश्चन है व्हाट इज यंग मॉडुलस। ठीक है जी, यंग मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन देखने में बिल्कुल मासूम सा लग रहा है और होना भी चाहिए मासूम सा। हमारे पास फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू, बल्कि फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा नहीं लिख रहे, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक। कैलकुलेट करना है यंग मॉडुलस। ठीक है, सबसे पहले मुझे चाहिए फोर्स। सर फोर्स है वेट, जो वेट लाके रखा हुआ है आपने, जो लोड लाके रखा हुआ है आपने, वो फोर्स है। सर फोर्स है 10 किलो न्यूटन। 10 किलो न्यूटन। ठीक। काम की बात बेटा ये है, जो इस सवाल के अंदर बच्चे गलती कर गए। भाई टेबल पे आप जो लोड लाके रखोगे ना, ये लोड चारों लेग्स में चला जाएगा। और जब चारों लेग्स में चला जाएगा तो ईच लेग को जो फोर्स मिलेगी वो डिवाइडेड बाय 4 होगी। ठीक है जनाब। ये एक रॉड नहीं है बेटा, 4 रॉड्स हैं। टेबल की 4 लेग्स हैं। और टेबल की अगर 4 लेग्स हो तो जो भी उसके ऊपर लोड लाके रखा हुआ होता है वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है। ठीक। बस काम की बात ये, बाकी सवाल मेरे नहीं ख्याल की कोई मुश्किल लगेगा। लेंथ ऑफ द रॉड इन्होंने दी हुई है, 2 मीटर की रॉड है। ठीक। फिर चाहिए एरिया। एरिया भी उन्होंने दिया हुआ है पर एरिया दिया हुआ है मिलीमीटर में। एरिया दिया हुआ है मिलीमीटर में। तो बेटा मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एरिया है 250। ठीक है। लिखा हुआ है मिलीमीटर, तो आपको पता है मिली का मतलब होता है -3। और मिलीमीटर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा -6। तो मिलीमीटर स्क्वायर बन गया -6। तो ये बेटा मैंने एरिया भी लिख दिया। एरिया के बाद चाहिए एक्सटेंशन। एक्सटेंशन है 0.1 मिलीमीटर। एक्सटेंशन है 0.1 मिलीमीटर। मिलीमीटर है इसलिए उसको भी मैंने एक्सपोनेंट -3 कर दिया। तो सारी वैल्यू सीधी सीधी है। सिर्फ ये वाली बात टेक्निकल है कि जो वेट होगा ना बेटा, वेट वो चारों लेग्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और जब चारों लेग्स में डिवाइड होगा वो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। बस। अब कोई स्टूडेंट कैलकुलेटर चलाए और मुझे इसका आंसर बताए, इसका आंसर क्या आ रहा है। और मैं मार्किंग स्कीम से देखिए आंसर पहले बता दूं। आपने यस या नो करना है। क्वेश्चन नंबर 3 7.1 आंसर लिखा हुआ है बी। तो आप देखिए बताइए क्या आंसर बी आ रहा है। उमर मोहसिन कैलकुलेटर चला के हमें बताइए आंसर क्या 2 एक्सपोनेंट 11 आ रहा है। ठीक है जी। ठीक है। ठीक। ठीक। अच्छा। तो जो बेटा रॉड होती है ना, रॉड, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रॉड, तो ये रॉड है। ठीक है। रॉड का जो ये वाला पार्ट होता है इट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। अब आप यूं सोचिए कि टेबल बना रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये टेबल बना रहा हूँ, टेबल की 4 लेग्स होंगी। सर मैं चारों लेग्स तो बनाने मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये टेबल है, ऊपर टेबल रखी हुई है। ठीक। अब आप बताइए जो इसके ऊपर टेबल का लोड आ रहा होगा वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आ रहा होगा ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर एरिया को बोलते हैं, जो कि ये वाला पार्ट है।
तो सर्कुलर एरिया पर आ रहा होगा, इसलिए बेटा मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ पे पुट किया है। उमर बताइए, बात क्लियर हुई? ठीक है जी। एरिया था 250 एक्सपोनेंट माइनस 6। एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब मैंने बता दिया। टेबल के अंदर 4 लेग्स होती हैं, चारों तो नहीं बना सकते, एक मैंने बना कर दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मासूम सा था, और 2 मरतबा पेपर में आया हुआ है, 16 में भी, 2019 में भी। शायद इसीलिए मैंने सवाल सेलेक्ट किया। अच्छा, ये सवाल तो खैर बहुत ही गंदा सवाल है। ये सवाल भी एग्जाम में 2 मरतबा आया हुआ है भाई। ठीक है, क्या क्वेश्चन है तो जरा गौर से सुनो। क्वेश्चन ये है कि एक कंपोजिट रॉड है। ठीक है, 7.1 का क्वेश्चन है मुझसे। एक कंपोजिट रॉड है। कंपोजिट रॉड का मतलब आधी रॉड किसी चीज की बनी हुई, आधी रॉड किसी चीज की बनी हुई। लिखा हुआ है आधी रॉड जो है वो गिलास की है, और आधी जो रॉड है वो नायलॉन की है। एक नायलॉन रॉड है आधी, और आधी जो है वो गिलास प्लास्टिक रॉड। गिलास प्लास्टिक रॉड, ठीक है जी। ये दो रॉड्स हैं, दोनों रॉड्स को उन्होंने मिलाकर एक कंबाइन कंपोजिट रॉड बना दी है। और साफ नजर आ रहा है कि आधी रॉड ये वाली है, और आधी रॉड ये वाली है। दोनों की लेंथ बराबर है। ठीक है, कह रहे जनाब रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, और ईच रॉड 1 मीटर लॉन्ग है। ठीक है जी, और यंग मॉडुलस दोनों का बता दिया है। प्लास्टिक का यंग मॉडुलस बता दिया है, इतना है। और नायलॉन का यंग मॉडुलस बता दिया है, इतना है। कंपोजिट रॉड टूट जाएगी अगर एक्सटेंशन 3 मिलीमीटर क्रॉस कर दिया। आप रॉड को खींच रहे हैं, अगर आपने 3 मिलीमीटर से ज्यादा खींचा तो रॉड टूट जाएगी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, बताइए कितना स्ट्रेस, कितना स्ट्रेस हम इस कंपोजिट रॉड पे लगा सकते हैं। सवाल, सर ये स्ट्रेस के पीछे लिखा हुआ है टेंसाइल। सर टेंसाइल का मतलब क्या होता है? भाई टेंसाइल का मतलब होता है जब कभी हम खींचते हैं तो रॉड के अंदर आती है टेंशन। टेंशन वाला स्ट्रेस, इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है जनाब, टेंशन वाला स्ट्रेस, इट इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, कभी खींचोगे तो टेंसाइल, और अगर कभी दबाओगे तो कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो इन दिस क्वेश्चन हम उसको खींच रहे हैं तो इसलिए टेंसाइल स्ट्रेस है। नया लफ्ज आया तो बट इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, एंड नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन। क्वेश्चन जनाब ये है कि दो रॉड्स हैं, और दोनों रॉड्स में स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो एक बात तो पक्की है कि सर ये फॉर्मूला जो क्वेश्चन है ना, सर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन से, क्योंकि स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन से। लेकिन स्ट्रेन उन्होंने कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। और ये पर यूनिट लेंथ का जो लेंथ है ना, इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है डिवीजन में जो नंबर नीचे से ऊपर जाता है एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ, तो ये लेंथ ऊपर चला जाएगा। लेंथ चला गया ऊपर, जरा लिखना बेटा पहले फॉर्मूला। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन अपॉन लेंथ, लेंथ ऊपर चली गई है, लेंथ को मैंने ऊपर भेज दिया। ठीक है, अच्छा फिर ऐसा करो बेटा, एक्स को इधर ले आओ, एक्स को इधर ले आओ, ई को इधर लेकर आ जाओ। क्यों, मैं इसके भी रीजन बताऊंगा। रीजन भी बताऊंगा, पहले जरा एक्स को अलग सब्जेक्ट बनाओ। जब आपने बेटा एक्स को सब्जेक्ट बनाया, अच्छा स्ट्रेस की इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखना मुश्किल लग रही है मुझे, तो स्ट्रेस का सिंबल बना रहा हूँ। ठीक है, आप 6 बना ले, 6 की तरह का सिंबल है। ये लेंथ है बेटा, ये ई है। ठीक, अच्छा जी, इस क्वेश्चन को सर किस तरह सॉल्व करना है, आपने एक्स को क्यों अलग करा? तो क्वेश्चन में देखिए कोई कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन में कोई कंडीशन ढूंढे। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन आपको आइडेंटिफाई कराने के लिए किसी बच्चे को शामिल करूंगा। बेटा ईमान, आप मुझे क्वेश्चन में बताएं, और यहाँ से यहाँ तक वो कंडीशन मौजूद है। क्या कंडीशन है कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा? कोई कंडीशन वाला सेंटेंस आपको नजर आ रहा हो, बताइए बेटा ईमान, कौन सा सेंटेंस है जो लग रहा है कंडीशनल है? जी, अगर ये हमें कंडीशन दे रहे हैं, अगर अगर आपने एक्सटेंशन 3 मिलीमीटर को क्रॉस मारा ना तो रॉड टूट जाएगी। दिस इज कंडीशन। ठीक है ना, तो कंडीशन ये है कि एक्सटेंशन इन प्लास्टिक रॉड प्लस एक्सटेंशन इन नायलॉन रॉड, अगर इन दोनों की टोटल एक्सटेंशन
3 मिलीमीटर क्रॉस कर गई तो रॉड टूट जाएगी। तो इट इज द कंडीशन इन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की कंडीशन है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन की कंडीशन है, अगर आपने ये क्रॉस किया तो ये टूट जाएगी, इसलिए पहले मैंने कंडीशन को लिख लिया। अब इस कंडीशन में जो फॉर्मूला पुट करूंगा ना बेटा, वो ये वाला पुट करने जा रहा हूँ। ठीक, फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है स्ट्रेस लेंथ डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। स्ट्रेस लेंथ डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। और नोट कीजिए कि ये प्लास्टिक का यंग मॉडुलस कुछ और है, नायलॉन का यंग मॉडुलस कुछ और है। ठीक है जनाब, प्लास्टिक का यंग मॉडुलस कुछ और है, नायलॉन का यंग मॉडुलस कुछ और है। स्ट्रेस, सर स्ट्रेस दोनों पे सेम है। आप दोनों को खींच रहे हो ना बेटा, दोनों को खींच रहे हो, तो दोनों पर अप्लाई कर रहे हो सेम स्ट्रेस विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। स्ट्रेस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। लेंथ, सर दोनों की लेंथ 1 मीटर है, दोनों की लेंथ 1 मीटर है, तो सर दोनों की लेंथ की जगह 1 लिख दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। तो आप ऐसा करो बेटा, स्ट्रेस को कॉमन ले लो, स्ट्रेस को कॉमन ले लो। ठीक है जनाब, लेंथ 1 मीटर प्लस लेंथ 1 मीटर, मैंने लेंथ की जगह 1 मीटर लिख दिया है। और नीचे लिखने जा रहा हूँ यंग मॉडुलस। प्लास्टिक का यंग मॉडुलस देखो बेटा, प्लास्टिक का यंग मॉडुलस है 40 गीगा पास्कल। गीगा का मतलब होता है एक्सपोनेंट 9। 40 गीगा पास्कल, गीगा का मतलब एक्सपोनेंट 9। नाइलॉन 2 गीगा पास्कल, गीगा का मतलब एक्सपोनेंट 9 इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर, इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर। ठीक है जी, यहाँ तक बेटा कॉपी करें, मैं भागम दौड़ी नहीं करना चाह रहा। इस सवाल को बड़े आराम से करें, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में आपको नजर आएंगे। कॉपी कर लीजिए इसको। बानिया बेटा मुझे आप बताइएगा, कॉपी हो जाए तो हम आगे चलें, किसी एक स्टूडेंट से पूछ लेना चाहिए ताकि सवाल आगे बढ़ सके। अच्छा जी, जब हम और इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको कॉमन ले लें। ठीक है ना, अब इसको कॉमन ले लें, और जब आपने इसको कॉमन लिया तो एक्सपोनेंट 9 कॉमन आएगा। तो ये नंबर मेरे ख्याल में आसान हो जाएगा, 1/40 प्लस 1/2। और जो आपने कॉमन लिया इसको उधर भी फेंक दें हाथ के हाथ, एक्सपोनेंट 9 को उधर फेंक दें, तो एक्सपोनेंट 9 उधर भी चला गया। ठीक, अब मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा मुझे सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए, आप लोग खुद से सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें। अलबत्ता आजकल कैलकुलेटर में इतने अच्छे फंक्शन आए हुए कि हमें बच्चों की तरह खुद से सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती। हमने लिखा जी 1/40 प्लस 1/2, ये आ गया जी 0.525। ठीक है जी, ये आ गया 0.525, और जो 0.525 आ गया, इसी को मैं दूसरी तरफ फेंक रहा हूँ ताकि बस डिवाइड करूँ और आंसर आ जाए। तो ये आ गया 3, एक्सपोनेंट 9 में से 3 गया 6, और ये नंबर हमारा के डिवाइड हो गया, ये नंबर बेटा हमारा के डिवाइड हो गया। और 3 एक्सपोनेंट 6 डिवाइडेड बाय 0.525, रिजल्ट ये आ गया। इसको ENG मैंने दबा दिया तो ये आ गया 5.71, 5.71 एक्सपोनेंट 6, 5.71 एक्सपोनेंट 6, 5.7 सर, 5.7 हमें ये नज़र आ रहा है, एक्सपोनेंट 6 मुझे ये नज़र आ रहा है, ऐसा ही है। जी हाँ बिल्कुल यही है। तो इसका आंसर बन गया जी सी, इसका आंसर बन गया जी सी। आंसर बन गया जी सी। जी बेटा वानिया, क्या हम आगे जा सकते हैं? सवाल सर, एग्जाम में इतना लंबा सवाल P1 में आएगा तो सर हम क्या यही सवाल करते रहेंगे? तो गौर से सुनना भाई, सारे बच्चे इस वाली बात को बेटा गौर से सुनना। एग्जाम में 40 MCQs आती हैं और 60 मिनट में सॉल्व करना होती है। ठीक है जनाब,
इन 40 एमसीक्यूज में से 25 एमसीक्यूज गारंटी है इतनी सीधी होती हैं कि आप यकीन करें 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा टाइम बोल रहा हूँ, 20 मिनट भी नहीं लगेंगे, 15 मिनट में हो जाती हैं। 25 एमसीक्यूज बिल्कुल सीधी होती हैं, बिल्कुल सीधी। आप कोई भी ईयरली पेपर उठा के देख लें, ठीक है? और मैं जो स्टूडेंट आजकल मेरे पास रीटेक दे रहे हैं ना बेटा, बच्चे अक्टूबर नवंबर का देते हैं रीटेक। जब रीटेक देते हैं तो ऐसे ही आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक स्टूडेंट है हानिया, ठीक है? अब आप अगर इनके हानिया के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? तो ज़रा देखिएगा, ये उन्होंने कोई पेपर सॉल्व किया जून 2024 का, ठीक है? अब इनके देखिए कितने क्वेश्चन गलत हुए हुए, ये गलत हुए हुए, 1 2 3 4 5 6 7 7 सवाल, ठीक है? ये 7 सवाल इनसे नहीं हुए, ठीक? अच्छा, उसके बाद ये दूसरा पेपर है, ज़रा देखिएगा पेपर 12, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 सवाल इनसे सॉल्व नहीं हुए, ठीक? कहना क्या चाह रहा हूँ, और ये रोज़ाना सॉल्व कर रही हैं क्योंकि ये रीटेक दे रही है ना, तो बेनतहा पेपर रोज़ाना सॉल्व करती हैं। और अब सॉल्व करती हैं तो फिर हम उनके साथ क्लास करके डिस्कशन भी जाते हैं। सिखाना क्या चाह रहा हूँ? सिखाना भाई चाह रहा हूँ कि 40 में से ना 25 सवाल बिल्कुल सीधे आते हैं। रीड एंड राइट के अंदर वो 25 सवाल सीधे वाले ये लोग डालते भी नहीं हैं, ठीक? अब रह गए तुम्हारे पास 15 सवाल। ये 15 सवाल बहुत मुश्किल होंगे, ठीक है? बहुत मुश्किल होंगे। इन 15 में से भी ना 10 ऐसे होंगे जो हो जाएँगे। 10 ऐसे होंगे जो हो जाएँगे, मुश्किल होंगे लेकिन हो जाएँगे। लेकिन 5 ऐसे होंगे, 5 या 7-8, जो दुनिया में किसी से भी नहीं होते। कोई भी नहीं कर पाता। ठीक है जी? तो कोई बच्चा ये सोचे मैं 40 में से 40 कर लूँगा तो ये तो बहुत मुश्किल सी बात है, ठीक? करने वाले कर भी लेते हैं। मेरी एक पिछले साल स्टूडेंट थी अलीज़ा सुमरो, उन्होंने उनका स्कोर आया था 38 आउट ऑफ 40, तो वो भी एक बहुत सुपर स्टूडेंट रही हैं, ठीक है? तो कहना ये चाह रहा हूँ कि हो भी सकता है, लेकिन यूजुअली मैंने देखा है 7-8 सवाल तो ऐसे होते हैं जो कोई भी नहीं कर पा रहा होता। तो इतनी लंबी बात करने का मकसद भाई, 15 सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम में जो टाइम टेकिंग होते हैं, जैसे ये सवाल और भी ऐसे बहुत सारे सवाल। सारे सवाल ऐसे नहीं होते हैं, 25 सवाल आप आराम से कर लोगे अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। आप एक पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट हो, 25 सवाल आराम से कर लोगे और 25 सवालों पे बी ग्रेड आ जाता है भाई। 25 सवालों पे बी ग्रेड आ जाता है। अब ए ग्रेड लाने के लिए तो जाहिर सी बात है फिर वो और मुश्किल लेवल डालेगा ना, ए और ए स्टार के लिए। तो ये सवाल टाइम टेकिंग है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन में आ जाए। ये भी क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, और इस क्वेश्चन को भी देखिए आप एग्जाम में 2 दफा आया हुआ है, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एक ये भी कंपोजिट रॉड है। इस कंपोजिट रॉड में देखिएगा ऊपर वाला पार्ट स्टील का है और नीचे वाला पार्ट ब्रास का है, और दोनों को एक 40 न्यूटन के समझ ले लोड से नीचे खींचा जा रहा है। ये मैंने लोड बना दिया है, ठीक है बेटा हमजा? 40 न्यूटन का एक लोड है बेटा, उससे मैंने इसको लटका दिया है, ठीक? जब आप लटकाओगे तो क्या हो रहा है? पूछ रहे हैं व्हाट इज टोटल एक्सटेंशन। टोटल एक्सटेंशन पूछ रहे हैं। व्हाट इज टोटल एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन पूछ रहे हैं। तो एक बात तो वही वाली सवाल है जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी कि टोटल एक्सटेंशन पूछ रहे हैं, तो हम एक्सटेंशन ऑफ स्टील निकालेंगे प्लस एक्सटेंशन ऑफ ब्रास निकालेंगे, दोनों का सम करने जा रहे हैं, ठीक है ना? अब इसमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई, हमें ये निकालना है। तो इसलिए आप जो फॉर्मूला यंग मॉडुलस वाला है उसमें से किसी तरह से ऐसा करो कि एक्सटेंशन को सब्जेक्ट बना लो। फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक्सटेंशन, सॉरी सॉरी, फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। पहले बेटा मैंने ये फॉर्मूला बना लिया। इस फॉर्मूले में एक्स को सब्जेक्ट बना लो क्योंकि हमने एक्स कैलकुलेट करना है। एक्स कैलकुलेट करना है, एक्स को सब्जेक्ट बना लो तो एक्स उधर चला जाएगा और एक्स यंग मॉडुलस इधर आ गया। पहले तो फॉर्मूले की शक्ल बना ली, और फॉर्मूले की शक्ल बनाने के बाद अब मैं वैल्यूज पुट करने जा रहा हूँ, और ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज एक मरतबा स्टील के लिए पुट करूंगा और एक मरतबा बेटा ब्रास के लिए पुट करूंगा। ठीक है जनाब? एक मरतबा स्टील के लिए, एक मरतबा ब्रास के लिए। ठीक है जी? किसी स्टूडेंट को शामिल कर लें ताकि हमें पता चले आप सो रहे हैं जाग रहे हैं। मोहम्मद उमर, क्या आप जाग रहे हैं बेटा? उमर आपसे बात कर सकते हैं? हाँ उमर बेटा, जरा मुझे बताइए, जी जी मुझे बताइए कि यंग मॉडुलस, सॉरी ये वाला फार्मूला है, इस फार्मूले में देख के बताइए फोर्स क्या लिखूं स्टील के लिए? हाँ तो जी, कहना ये चाह रहा हूँ दोनों पे फोर्स 40 आएगी।
दोनों पे फोर्स 40 आएगी। और अभी आप आगे चल के देखिएगा थोड़ी दिन बाद, मतलब थोड़ी क्लास के बाद, दो रॉड्स इस तरह लगी हुई होंगी। और अगर दो रॉड्स इस तरह की लगी हुई हो और उसके ऊपर 40 न्यूटन का लोड आप हैंग कर दें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टील है, फॉर एग्जाम्पल ये ब्रास है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं पैरेलल, और इस चीज को बोलते हैं सीरीज। तो सिखाना ये चाह रहा हूँ, सीरीज में ये फोर्स दोनों की है, 40 इसका भी है 40 इसका भी है। लेकिन अगर पैरेलल होंगी तो उमर कॉमन सेंस लगाइए, ये 40 दोनों पर आएगा या क्या होगा? डी डिवाइड बाई टू हो जाएगा सर, 20 इस पर आएगी, 20 इस पर आएगी। पैरेलल में डिवाइड हो जाती है फोर्स, पैरेलल में दोनों पे चली जाती है, पैरेलल में दोनों पे चली जाती है। ठीक है जी, तो बेटा दोनों तरफ मैंने 40 लिख दिया। अच्छा जी, उमर आप ही अभी चला रहा हूँ, स्टील के लिए लेंथ बताएं। 0.8, ठीक है, और ब्रास की भी लेंथ बताएं। 1.4, ठीक है जी, ये दोनों की लेंथ आ गई। नीचे आ रहे हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहाँ है, कहाँ, ये रहा जी। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक ही है भाई, तो बस ठीक है, दोनों के लिए एक ही लिख देता हूँ मैं। 2.4 एक्सपोनेंट -6, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.4 एक्सपोनेंट -6 दोनों के लिए था। ठीक है जी, उसके बाद आ गया यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस दोनों का अलग अलग है, वो यंग मॉडुलस देख के लिख रहा हूँ। स्टील का यंग मॉडुलस है 2 एक्सपोनेंट 11, 2 एक्सपोनेंट 11, और ब्रास का यंग मॉडुलस है 1 एक्सपोनेंट 11। और यार आपस की बातें, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, सारी वैल्यूज पुट की हैं, कैलकुलेटर चलाएंगे, सॉल्व करेंगे। मैं जरा देख के इसका आंसर बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर इज बी, आंसर इज बी। ठीक, कोई बच्चा चाहे तो कैलकुलेटर में पुट कर ले, और ना चाहे तो बस मान ले हाँ सर बी आ जाएगा, कैलकुलेटर ही तो चलाना है। ठीक है ना, अब तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। और अब देखिए दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे जो मैंने कॉपी पेस्ट मारे। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी दो एक्सटेंशन को प्लस कराया गया, और इस सवाल में भी दोनों एक्सटेंशन को प्लस कराया गया। तो इस शीट के अंदर मैंने क्वेश्चन जो एक जैसे हैं उनको एक जगह कंपाइल करने की कोशिश की है। जी बेटा वानिया, आप हमें बताएंगी हम आगे जा सकते हैं या अभी बच्चा लिख रहा होता है? वानिया ने लिख लिया है आंसर। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर ना चलाएं, बस लिखने भी आएगा। अच्छा जी, आगे चले, नेक्स्ट। चलें ठीक है, चलें ठीक है। अब ये सवाल उन्होंने ग्राफ का दे दिया भाई। क्या ग्राफ का क्वेश्चन है सर? ग्राफ का क्वेश्चन है कि फोर्स और लेंथ का ग्राफ दिया हुआ है, स्प्रिंग जो है हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, और ओबे कर रहा है अप टू 7 न्यूटन, 7 न्यूटन तक सही जाएगा। व्हाट इज द टोटल एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय 7 न्यूटन फोर्स? 7 न्यूटन की फोर्स से कितना एक्सटेंशन होगा? यार ये सवाल इतना सिंपल है मेरे ख्याल में कि आप खुद से पहले ट्राई कर सकते हैं। मैं 2 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूँ, खुद से बेटा सॉल्व करने की कोशिश करें। और याद रहे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के साथ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंशन के साथ। इस क्वेश्चन को आप लोग मेरे ख्याल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आराम से कर सकते हैं, पहले कोशिश कीजिए। और ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा अयान से, अयान नहीं सॉरी रेयान से। रेयान बेटा आप मुझे इसका आंसर करके बताएंगे क्या आपका आंसर आ रहा है? ग्राफ लेंथ का है, ग्राफ एक्सटेंशन का नहीं है। अच्छा पहले रेयान बता दे मुझे, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। ए आप बता रहे हैं, हो सकता है ए हो, मुझे नहीं पता। रेयान कह रहे हैं ए।
और किसी दूसरे बच्चे ने बोला था सर मैंने कर लिया, आप बताएं आपका क्या आ रहा था बेटा? ए ही आ रहा है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है भी ए। ठीक है जी, दोनों बच्चों का सही आंसर है। ठीक, अगर कोई बच्चा ना कर पाया हो तो उसको मैं सिर्फ थोड़ा सा आइडिया देने जा रहा हूँ कि जब फोर्स 5 न्यूटन है, ठीक, तो एक्सटेंशन 14 नहीं है, इट इज द लेंथ। एक्सटेंशन होता है इन दोनों का डिफरेंस, लेंथ है ना बेटा। तो 14 और 11 का डिफरेंस, इट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 न्यूटन की फोर्स, एक्सटेंशन 3 सेंटीमीटर, 7 न्यूटन की फोर्स, एक्सटेंशन पूछ रहे हैं, तो इन्होंने किया होगा क्रॉस मल्टीप्लाई और आंसर आ गया ए। तो ये क्वेश्चन आसान था, इसलिए हमने सॉल्व करने के बजाय पहले आपको मौका दिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे आ जाए। इस क्वेश्चन को भी पहले बेटा आप लोग ट्राई करें, मैं करूंगा तो ज़ाया हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को बेटा खुद से सॉल्व करें, और ख्याल रहे कि इस क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ ना तो एक्सटेंशन है, ना ये ग्राफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग है। ये लिखा हुआ है इट इज मार्कर पोजीशन ऑन स्केल। ठीक है, ये अलग बात है, मार्कर पोजीशन ऑन स्केल से आप खुद से आइडिया लगा लें कि इससे आपको क्या मिलेगा। फोर्स ये रही, ठीक है जनाब, यानी जब फोर्स नहीं है तो मार्कर की पोजीशन 4.5 पर है। ये मार्कर है बेटा, ये मार्कर 4.5 पर है। जब आपने फोर्स कर दी 10 न्यूटन, तो मार्कर की पोजीशन 8 पर आ गई। तो मार्कर की पोजीशन चेंज होना हमें क्या बता रहा है? मैं नहीं बता रहा आपको। इसको सॉल्व करके सफीउल्लाह आप बताइए मुझे क्या आंसर है। आपका आ रहा है बी, 15 का आंसर लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम में डी। सफीउल्लाह का आया है बी।
बेटा ऐसे ही मैंने सुना है या गलती हो रही है मुझसे सुनने में? अच्छा आपका बी आ रहा है। अच्छा जी, किसी और बच्चे? आपका भी बी आ रहा है? डी आ रहा है, उमर का डी आ रहा है। उमर मोहसिन आपका बेटा? ठीक है आप कीजिए। सर यंग मॉडुलस होता है फोर्स। फोर्स इन्होंने, आपका भी डी आ गया। चलिए जी, सारे बच्चों का डी आ गया है। अलबत्ता फोर्स की वैल्यू इसमें कहाँ लिखी हुई है जो मुझे अभी तक नजर नहीं आ रही। अरे सर फोर्स तो ग्राफ पे से उठाएंगे, सॉरी, फोर्स ग्राफ में से उठाएंगे। फोर्स है 10 न्यूटन। ठीक है, फोर्स है 10 न्यूटन। फोर्स पर यूनिट एरिया। सर एरिया तो बड़े खतरनाक तरीके से आएगा, एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, और एरिया है 0.12 मिलीमीटर। मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो ये हो गया फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, उसके बाद होती है एक्सटेंशन। सर एक्सटेंशन इन दोनों का डिफरेंस होगी, और इन दोनों का डिफरेंस ये कितना बन रहा है? 3.5 मिलीमीटर बन रहा है। एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ, सर लेंथ है 3.7 मीटर। अब इसको सफीउल्लाह कौन सा नंबर आपने गलत लिखा है हमें नहीं पता। सफीउल्लाह आपने गलती पकड़ी है क्या? कन्वर्जन नहीं मारा, ठीक है ना। तो चलिए कन्वर्जन अब आप अपना नोट कर लें, आपसे क्या गलती हुई है। हमने आपको पूरा सवाल दिखा दिया। उमर बसन आपसे भी हो गया सवाल, अब हम आगे जा सकते हैं। उमर मोहसिन बेटा आपका भी आंसर डी आ गया? ठीक है जी। अच्छा ये क्वेश्चन, ठीक। यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफी लंबा क्वेश्चन है, पूरी क्लास का टाइम ले जाएगा। मैं भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं अगर एक एक सवाल कर रहा हूँ और आपसे पूछता रहूँ तो ये तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर मैं इस वाले, सिर्फ इस सवाल की ना, सिर्फ इस सवाल की वीडियो शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ ये वाले सवाल की। ठीक है, और इस सवाल में जो सारे बच्चे गलती करते हैं वो भी बता दूं। जो सारे बच्चे गलती करते हैं क्या? सारे बच्चे समझते हैं ये वाला लोड, ठीक है जनाब, ये वाला लोड रस्सी में टेंशन पैदा कर रहा है। ठीक है, रस्सी में जो टेंशन पैदा होती है, वो टेंशन फोर्स का काम करेगी, पर टेंशन बनाएगी एंगल। तो टेंशन के हो जाएंगे दो कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो वेट टंगा हुआ है इट इज नॉट फोर्स, वेट इक्वल टू टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट, और टेंशन के वर्टिकल कंपोनेंट भी दो, दो। इससे सॉल्व करके निकालोगे टी। ठीक, बाकी बातें इसके अंदर नॉर्मल है। इस सवाल को मैं फौरन क्लास के बाद वीडियो भेजूंगा, फौरन। आप इसको जरूर हाथ के हाथ देख लीजिएगा ताकि हमारी टाइम की थोड़ी सेविंग हो जाए। सिर्फ इस वाले क्वेश्चन की सेविंग कराना चाह रहा हूँ, टाइम की सेविंग। ठीक है जी। अलबत्ता और आगे चले तो ये एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन काफी मुश्किल क्वेश्चन है, काफी मुश्किल सवाल है ये वाला। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वर्क एनर्जी वाले जो चैप्टर है ना, उससे भी कुछ कनेक्शन मारता है। और ये क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर पेपर 2 का सवाल है। क्वेश्चन पेपर 2 का है भाई ये। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जरा क्वेश्चन को रीड करते हैं। सर क्वेश्चन में हो ये रहा है कि जनाब एक स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग पहले बगैर लोड के, स्प्रिंग बटा बगैर लोड के, तो बगैर लोड के जो रीडिंग दी जा रही है, इट इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। बगैर लोड के जो रीडिंग दी जा रही है इट इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की लेंथ है 0.8 मीटर, ये उन्होंने लेंथ दी हुई है। ठीक है जी, उसके बाद इसके साथ इन्होंने एक लोड हैंग कर दिया। लोड अभी नीचे जा रहा है, ठीक है, अभी गया नहीं है, गौर से सुनना, अभी लोड इन्होंने बांधा है। ठीक है जी, जैसे ही इन्होंने लोड बांधा, तो लोड बांधने पर जो स्प्रिंग की लेंथ है, लोड बांध के इन्होंने लटकाया है, लटका दिया है, तो लेंथ हो गई है 0.95। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इट इज इक्वल टू एक्सटेंशन, इट इज इक्वल टू एक्सटेंशन।
ड्यू टू दिस लोड। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने क्या करा है, जरा नीचे पढ़िए, मैंने अभी पढ़ा नहीं है सवाल, पढ़े। कह रहे ब्लॉक को बांध दिया, ब्लॉक को लटका दिया पोजीशन एक्स पर, लेंथ इतनी हो गई, वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने ब्लॉक को नीचे खींच दिया है, ये उन्होंने लटका के छोड़ा था, लटका के छोड़ दिया था। अब उन्होंने इस ब्लॉक को नीचे पुल डाउन, नीचे खींच दिया है जी, पुल डाउन नीचे खींच दिया, और नीचे खींच के वाई तक लेके चले गए। और जब वाई तक खींच के ले गए तो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग हो गई 0.120। सही तरह अभी इन्होंने खींच दिया 0.120 तक। अच्छा जी, खींचने के बाद छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो वो वर्टिकली अप एंड डाउन वाइब्रेशन कर रहा है। पहला क्वेश्चन है स्प्रिंग कांस्टेंट निकालें, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालें। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपने निकालना है, और ऊपर इन्होंने ग्राफ भी दिया हुआ है। जब ग्राफ दिया हुआ है तो फिर तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना कोई मुश्किल काम ही नहीं है। भाई ग्राफ दिया हुआ है ना ऊपर, जब ग्राफ दिया हुआ है ग्राफ से स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। निकालना बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट, एफ इक्वल टू के एक्स। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है इसलिए कोई मसला ही नहीं है। फोर्स ले लीजिए ये वाली 4 न्यूटन। ठीक है, फोर्स ले ली बेटा 4 न्यूटन। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ले लिया 0.05। कोई बच्चे क्या आ रहा है, 80 आ गया। तो 80 तो आ गया जनाब, स्प्रिंग कांस्टेंट ग्राफ में से आ गया। ये तो कोई मुश्किल सवाल नहीं था, मतलब ये पार्ट 80 न्यूटन आ गया। अब ये शायद मैं आपको दूं सॉल्व करने के लिए, जरा पढ़िए बेटा बी पार्ट। कह रहे हैं शो दैट डिक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इतना है जब स्प्रिंग मूव फ्रॉम वाई टू एक्स, वाई से एक्स में जा रहा है, वाई से एक्स में जा रहा है। तो भाई वाई से जब एक्स में जा रहा है तो बेटा वाई से एक्स में जाने पर स्प्रिंग छोटा हो रहा है। ठीक है, कितना छोटा हो रहा है सर, माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, एक्स आ जाएगा। के हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, आप लोग खुद से करें बेटा, फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जरा हाफ के एक्स स्क्वायर से सॉल्व कर लें, हाफ के एक्स स्क्वायर से सॉल्व कर लें तो आपको मिल जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस। और मुझे सॉल्व करके बताएं बेटा कितना आ रहा है। और स्प्रिंग कांस्टेंट हम लोगों ने के निकाला हुआ है 80। सॉल्व करके बताइए मोहम्मद उमर, आपसे हमारा सवाल है, कितनी आ रही है पोटेंशियल एनर्जी। माइनस क्यों करेंगे, ओए होए उमर भाई क्या हो गया, के रिमेन्स कांस्टेंट, खाली एक्स के लिए दोनों का डिफरेंस लोगे। हाँ एक्स माइनस करोगे, के कहाँ से माइनस हो गया, मैं तो डर गया। हाफ के एक्स स्क्वायर से एनर्जी निकाल के बताइए मोहम्मद उमर। 5.2 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, हाँ वही हो गया ना 5.2 एक्सपोनेंट -3। आप ईएनजी में लिखो, एक्सपोनेंट में लिखोगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने जब बोला भाई ये लेकर आना है तो उसको राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ ही हो सकता है भाई। ठीक है, राउंड ऑफ ही कर सकते हैं आप इसको। और याद रखिए जब कोई भी बोले ना शो दैट और आपका आंसर कुछ और आ रहा हो, तो वो कैलकुलेटर आपका आगे चेक नहीं करेगा, आप वही आंसर लिखा करो साले जो लेकर आना है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जो उसने बोला है भाई शो दैट वही लिखो। ऑल्दो कि हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट आने की वजह ये क्योंकि हमने स्प्रिंग कांस्टेंट के अंदर दर से, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट भी सही निकाला है, स्प्रिंग कांस्टेंट में कोई नंबर कम तो नहीं लिया हम लोगों ने। खैर राउंड ऑफ करके भाई जो उसने बोला शो दैट उस पर आंसर कर दिया करो। अच्छा और आगे चले, कह रहे हैं ब्लॉक का मास इतना है, कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई। भाई ये ऊपर चला गया है, कितना ऊपर गया है, तो भाई जितना उसमें कंप्रेशन हुआ था ना, जो आपने एक्स अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, उसी को इसके अंदर पुट करोगे तो mgh आ जाएगा। तो mgh मैं आपसे नहीं करा रहा भाई, बहुत बच्चों वाला सवाल है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ 0.030। ठीक है, एच की जगह जो स्प्रिंग जितना कंप्रेस हुआ है ना, जो अभी अभी आपने ऊपर लिखा है वही वाला आप डाल दोगे एक्स।
तो वही आंसर दे देगा, कोई खास सवाल नहीं है। यार ये सवाल मैंने उठाया क्यों, इस सवाल में कोई खास बात निकली नहीं अभी तक। यूज द डिक्रीज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो सर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो भाई काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सर जब स्प्रिंग ऊपर जा रहा है ना, स्प्रिंग ऊपर जा रहा है, तो कौन सी एनर्जी लूज हो रही है, कौन सी एनर्जी गेन हो रही है? सर स्प्रिंग ऊपर जा रहा है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जब स्प्रिंग ऊपर जा रहा है, ब्लॉक ऊपर जा रहा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ऊपर जाने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और ऊपर जाने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ठीक। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सर ये वाली लिखिएगा जो आपने ऊपर शो दैट की हुई है, 0.055। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0.03। सॉल्व करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आराम से आ जाएगी एंड इट इज 0.025। इट इज 0.025, वेरी सिंपल। इट इज 0.025। और उसी काइनेटिक एनर्जी से स्पीड निकालना है, उसी काइनेटिक एनर्जी से स्पीड निकालना है। तो इसमें भी कोई खास बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपस की बात है कि मैंने पता नहीं क्यों उठाया, क्योंकि सवाल बहुत ही सीधा सीधा है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं आई है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं थी। उसके बाद मुझे ये सवाल भी लग रहा है कि इतना सिंपल है कि मुझे नहीं कराना चाहिए। बेटा इस सवाल को आप खुद से कोशिश करें, आराम से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल आराम से सॉल्व होगा। नीचे मार्किंग स्कीम अगर मैंने नहीं लगाई है, लगानी चाहिए थी। अच्छा जी, इस जी जी मैं ऊपर आ गया और ऊपर आ जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा बेटा मैं अब ना इस, हाँ हाँ हाँ, दोबारा बोले। ऐड नहीं करना था, सॉरी, मैंने उधर पहुंचाने में माइनस हुआ है ना, ये मैंने साइन गलत मारी है। भाई ये प्लस है, ये प्लस है, ये वहां जाएगा तो वहां जाके माइनस होगा ना बेटा। ठीक है ना, ये इधर गया है, जब उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो मैंने साइन गलत मार दी थी। ठीक, वैसे सही है। अच्छा, अब मैं आज की क्लास में चाहता हूँ यार कोई नई बात पढ़ा दूँ, कोई नई बात पढ़ा दूँ। तो नई बात ये वाली थी जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जो मैं उस टाइम के ऊपर इन सवालों पे पहुंच ही नहीं पा रहा। तो आज की क्लास की कोई नई बात, तो भाई नई बात के लिए एक हेडिंग मारना, एक हेडिंग मारना बेटा सीरीज पैरेलल स्प्रिंग। एक हेडिंग मारना बेटा सीरीज पैरेलल स्प्रिंग, आज की क्लास की कोई नई बात। क्योंकि मैंने जितनी बातें कराई वो सारी की सारी पुरानी थी, तो मैं आपको कराना चाहता हूँ आज की क्लास की कोई नई बात। हेडिंग दीजिएगा सीरीज पैरेलल स्प्रिंग। सर सीरीज पैरेलल स्प्रिंग का क्या मतलब है, तो जरा गौर से सुने। पहली बात तो ये समझ लें कि स्प्रिंग को इस तरह एंड टू एंड कनेक्ट करना साफ नजर आ रहा है कि सर ये सीरीज है। ठीक है, रजिस्टर आपने पढ़े हुए होते हैं आईजीसीएसई में। और बराबर में लगाना इस तरह, इट इज कॉल्ड पैरेलल। तो इस चीज को बोलते हैं पैरेलल और इस चीज को बोलते हैं सीरीज। ठीक है। सर इसमें आप पढ़ाना क्या चाहते हैं, तो मैं आपको दो बातें सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, दो बातें सिखाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि सम टाइम ऐसा होता है कि वो ऐसे दो स्प्रिंग सीरीज में लगा देगा कि उन दोनों के के की वैल्यू डिफरेंट होगी। आप देखो, पहले स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू 4 है और दूसरे स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू 2 है। सवाल, सर स्प्रिंग की वैल्यू डिफरेंट कैसे हो सकती है? जवाब, भाई हो सकता है पहला स्प्रिंग आयरन का बना हुआ हो, दूसरा स्प्रिंग हो सकता है गोल्ड का बना हुआ हो। तो मटेरियल डिफरेंट कर दे तो बेटा डिफरेंट मटेरियल करने से स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है। सर मटेरियल चेंज करूंगा तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक,
और के की वैल्यू स्प्रिंग की लेंथ पर भी डिपेंड करती है। स्प्रिंग छोटा होता है, ठीक है, यानी दो स्प्रिंग है, दोनों आयरन के हैं। एक छोटा स्प्रिंग लेंथ है, छोटी लेंथ है, एक ही बड़ी लेंथ है, तो उन दोनों का भी स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट होता है। तो के की वैल्यू मटेरियल पे डिपेंड करती है और लेंथ पे डिपेंड करती है। और याद रखिएगा यंग मॉडुलस, सर यंग मॉडुलस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है जनाब, कोई भी साइज हो, कोई भी शेप हो, वैल्यू नहीं बदलती। ई की वैल्यू खाली मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है जनाब, अगर स्प्रिंग आयरन का है तो कोई भी शक्ल हो, कोई भी साइज हो, ई की वैल्यू रिमेन सेम, बट के की वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, एक बात। अच्छा, टॉपिक पे वापस आ जाए। दो स्प्रिंग है बेटा, दोनों स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू डिफरेंट है, और साफ नजर आ रहा है दोनों स्प्रिंग सीरीज में लगे हुए हैं। अगर दोनों स्प्रिंग सीरीज में लगे हुए हों तो जरा गौर से सुनना, सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट का टोटल बराबर होता है 1/K1 प्लस 1/K2। जरा नोट कर लीजिएगा ये फॉर्मूला। अगर स्प्रिंग सीरीज में लगे हुए हों तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, टोटल कांस्टेंट होता है 1/K1 प्लस 1/K2। और सर अगर स्प्रिंग पैरेलल लगे हुए हो तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है K1 प्लस K2। ये नई चीज आ रही है आपके लिए भाई, ये आईजीसीएसई में आप लोगों ने नहीं पढ़ी भी होती। ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सर जो पहला स्प्रिंग है, हाँ बोले बोले, बोले उमर। मैं भी बना के दिखाता हूँ। पैरेलल ये रहा ना यार, ये रहा पैरेलल। बराबर बराबर में लगा होगा तो पैरेलल, ऊपर नीचे लगा होगा तो सीरीज। ठीक है, इसी तरह ये देखो सीरीज है तीन का, और इन तीनों को देखो, ये तीनों पैरेलल है। सही। अच्छा, अब टॉपिक पे वापस आ जाए। सर पहला कांस्टेंट 4 है, दूसरा कांस्टेंट 2 है। 4 और 2 का एलसीएम लें, एलसीएम लेके रेसिप्रोकल करें, और मुझे बताएं के का क्या आंसर आ रहा है। 2.6। 2.6 कहाँ से आ जाएगी? रेसिप्रोकल करा? हाँ बेटा, बोले बोले। बेटा दो स्प्रिंग है ना, दो स्प्रिंग सीरीज में लगे हुए हैं, तो पहले दोनों स्प्रिंग का टोटल के निकालूंगा, और टोटल के निकालने का ये एक नया फार्मूला सिखाया मैंने आपको। अब बेटा बताएं के का क्या आंसर आ रहा है। 4/3। ठीक है जी, 4/3 आ गया। ये के आ गया। अब कह रहे हैं बताइए कितनी एक्सटेंशन होगी। तो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू के एक्स। सर फोर्स लगाइए 80 न्यूटन। के, सर के है 4/3, एक्सटेंशन, सर एक्स निकालना है, एक्स निकालना है। ठीक। एक और गड़बड़ है, एक और गड़बड़ है। सर के की यूनिट है किलो न्यूटन, के की यूनिट है किलो न्यूटन। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है मीटर। ठीक है जी, और हम जो अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हाँ पहले आंसर मीटर में ही आएगा। ठीक है जी, पहले आंसर मीटर में ही आएगा। अच्छा जी, अब जरा देखिए, जो थोड़ी सी कमी मुझे लग रही है वो ये कि लिखा हुआ है किलो न्यूटन ना, तो जहां लिखा हुआ है के किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन की वजह से हमें मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ेगा, और एक्स का जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा। तो कोई बच्चा मुझे बताए मीटर में क्या आंसर आ रहा है इसको सॉल्व करके। फोर्स न्यूटन में है, कांस्टेंट किलो न्यूटन में है, इसलिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया। क्या आंसर आ रहा है बोले? 0.06 मीटर। 100 से मल्टीप्लाई करें तो बन गया 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में क्यों ला रहे हैं भाई, आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर है 6 सेंटीमीटर। इसलिए इसका आंसर है बेटा 6 सेंटीमीटर। जी बेटा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम आगे चले।
अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल काम है। क्या मुश्किल काम है, जरा सुनिए। पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन में स्प्रिंग का कोई कांस्टेंट दिया ही नहीं है। कह रहे हैं सेम स्प्रिंग कांस्टेंट, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। ठीक है जनाब। तो जब कोई वैल्यू ना दी हुई हो और ये लिखा हुआ हो कि सबके लिए सेम है, लिखा हुआ है सबके लिए सेम है, तो आप सबके लिए वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 1। ठीक है। अगर सेम वैल्यू है तो 1 ले लेते हैं। ऐसा नहीं बोलिएगा स्प्रिंग अलग अलग है तो ऐसा नहीं होता। सेम स्प्रिंग है, सबके लिए के की वैल्यू सेम है, तो आप 1 वैल्यू ले लें। ठीक है ना। सबके लिए बट आपने वैल्यू ले ली 1। ठीक। अच्छा, वैल्यू ले ली 1, तो मुझे ये बताइए। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका कांस्टेंट 1 है, इसका कांस्टेंट 1 है। ठीक है जी। अब 1 और 1 अगर है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू के एक्स। ठीक है जी, एफ इक्वल टू के एक्स। फोर्स, सर फोर्स कितनी है? सर फोर्स है 2 न्यूटन। ठीक है जी, काफी मुश्किल सवाल मैंने उठा लिया है। फोर्स है 2 न्यूटन। बताओ बेटा के की वैल्यू कितनी है? 1 हमने खुद से अज्यूम की हुई है। तो एक्सटेंशन आ गई 2। और पता है ये एक्सटेंशन 2 किस में आई है? ये एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर मीटर जो भी है, सर इसमें भी 2 की एक्सटेंशन आएगी, इसमें भी 2 की एक्सटेंशन आएगी। तो टोटल एक्सटेंशन हो जाएगी 4। टोटल एक्सटेंशन हो जाएगी 4। ठीक, दोबारा सुने, मेरा नहीं कल के समझ में आया होगा। ये बताइए स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं दिया हुआ, तो अभी हम एक स्प्रिंग स्टडी कर रहे हैं। सीरीज पैरेलल को 2 मिनट साइड में रख देना। एक स्प्रिंग स्टडी कर रहे हैं, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट 1, इस पे फोर्स लग रही है 2 न्यूटन, इसका एक्सटेंशन आ जाएगा 2। 2 एक्सटेंशन इसका, 2 एक्सटेंशन इसका, टोटल एक्सटेंशन हो जाएगा 4। इसको बेटा कॉपी करें और बिल्कुल सेम मेथड मैं बराबर वाले क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहा हूँ। सेम मेथड बराबर वाले में अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये बताइए एफ इक्वल टू के एक्स। उमर मोहसिन, बताइए इस ऑप्शन बी में कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 1 न्यूटन। के की वैल्यू कितनी है? 1। अज्यूम किया ना सबके लिए 1। एक्स निकालना है, तो बताओ कितना एक्सटेंशन आ गया? 1। 1। ठीक, और ये एक स्प्रिंग का है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। तो बताना टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया? 3 हो गया। 3 हो गया, जरा जल्दी से नोट कर लें, इसका 3 हो गया। हाँ बेटा, रेयान पार्ट सी में आप आ रहे हैं मेरे साथ? रेयान, रेयान भाई, रेयान भाई ये बताएं कि ये जो फोर्स है ना 6 न्यूटन, ये 6 न्यूटन की फोर्स यार दोनों स्प्रिंग में जाएगी। 3 इन ईच आ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी जगह कोई भारी सा लोड रखा हुआ हो और एक बच्चे से, एक बच्चा नहीं उठा पा रहा हो। रेयान से मैंने बोला यार इसको उठा लो, रेयान उठा ही नहीं पा रहा। तो रेयान की हेल्प करने के लिए उमर चले गए। अब 2 बच्चे मिलके उठा रहे हैं, तो ये रेयान का हाथ है, ये उमर का हाथ है। ठीक है। तो बताइए दोनों को 6 न्यूटन की फोर्स लगेगी? अरे नहीं सर, अब 2 बंदे मिलके उठाते हैं ना, तो वो फोर्स दोनों में आधी आधी चली जाती है। तो 3 न्यूटन इस पर आ जाएगी, 3 न्यूटन इस पर आ जाएगी। तो पैरेलल में सीखो, पैरेलल में फोर्स, जो टोटल फोर्स होती है वो डिवाइड हो जाती है। अगर 2 बंदे होंगे तो दोनों में डिवाइड हो जाएगी। और रेयान बताना, इसके अंदर 3 बंदे हैं, इसमें 3 बंदे उठा रहे हैं, 1 2 3 जी, तो तीनों में डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगी। तो पैरेलल में फोर्स डिवाइड हो जाती है भाई। ठीक है। अच्छा, अब जरा रेयान सवाल पूरा कराओ मेरा यार। एफ इक्वल टू के एक्स। ठीक है जी। फोर्स कितनी है एक स्प्रिंग की, बताइए रेयान? 3। के कितना है? 1। एक्सटेंशन एक स्प्रिंग में कितनी हो गई? 3। अच्छा, अब यार कॉमन सेंस लगाना, पैरेलल है। 3 सेंटीमीटर ये बड़ा हो गया, 3 सेंटीमीटर ये बड़ा हो गया, तो क्या टोटल 6 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा?
क्या ये लोड 6 सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा? कॉमन सेंस लगाओ, 6 सेंटीमीटर नीचे नहीं जाएगा, वो 3 सेंटीमीटर ही जाएगा। दोनों तरफ से 3-3 नीचे चला गया ना, तो टोटल 3 सेंटीमीटर ही होगा। टोटल 3 सेंटीमीटर ये होगा। 3 ये नीचे आ गया, 3 ये नीचे आ गया, तो ये ब्लॉक 3 सेंटीमीटर नीचे आएगा भाई, 6 सेंटीमीटर नीचे नहीं आएगा। सीरीज में एडिशन हो जाती है एक्सटेंशन की। पैरेलल में जितनी एक में एक्सटेंशन होती है, टोटल वही होती है, टोटल वही होती है। जरा इस पर आना बराबर वाले पे, आखिरी है ये। फोर्स है 8 न्यूटन। रेयान बताना एक स्प्रिंग पे कितनी फोर्स आएगी? 8/3। ठीक है, आपने सही बोला है बेटा। F इक्वल टू के एक्स। ठीक है, फोर्स आपने मुझे बताई 2.6, 2.7 ले लो यार। के 1 है, एक्स निकालना है, एक्सटेंशन आएगी 2.7। ये तो 2.7 की एक्सटेंशन आएगी एक में, तो टोटल कितनी आएगी? टोटल कितनी आएगी? टोटल 2.7 आएगी। 2.7 आएगी टोटल। ठीक है जी, टोटल 2.7 आएगी। अब बताओ यार। जी, सवाल है किस में लार्जेस्ट है रेयान? ए में, तो ए इसका आंसर हो गया। ये लिखा हुआ है ए। ठीक है, तो ये सवाल क्योंकि मैं आपको लर्निंग के लिए सिखा रहा था, इसलिए बड़े आराम आराम से किया है। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ गया जनाब ए। और लॉजिक भी समझ में आ गई कि सीरीज में एक्सटेंशन ऐड हो जाती हैं, पैरेलल में ऐड नहीं होती। पैरेलल में जो एक एक्सटेंशन होती है वही टोटल मानी जाती है। ठीक है, और क्या सीखा? सर जिस सवाल में लिखा हुआ हो सेम स्प्रिंग कांस्टेंट सबका, तो सबके लिए वैल्यू 1 ले लें, सबके लिए 1 ले लें, या कोई सा भी एक नंबर ले लें, फिर उसी पे पूरा सवाल चलाएं। अच्छा जी, कोई बच्चा क्लास छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, लेकिन मैं थोड़ी सी और पढ़ाऊंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। एक और सवाल देखना बेटा, एक और सवाल देखिए बेटा। मार्च 2019। ठीक है जी, दो स्प्रिंग लगे हुए, दो स्प्रिंग लगे हुए, एक का कांस्टेंट कुछ और है, एक का कांस्टेंट कुछ और है। कांस्टेंट डिफरेंट है ना, तो पहले तो आपको कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक, या कोई बच्चा बोले सर मैं तो कांस्टेंट नहीं निकाल रहा, मैं तो दोनों की ना अलग अलग एक्सटेंशन निकालूंगा, दोनों को प्लस कर लूंगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। तो कोई बच्चा मेरे साथ आ जाए। ईमान बेटा आप मुझे बताइए, मैं इस वाले स्प्रिंग पे काम करना चाह रहा हूँ, इस स्प्रिंग पे बताइए कितनी फोर्स लग रही है? क्या ये दोनों में डिवाइड होगी या 80 लगेगी? 80 लगेगी सर, ये थोड़ी डिवाइड हो रही है। अच्छा, के, इसका के है 6, तो इसका एक्स आ जाएगा 80/6, 80/6। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए। ईमान बेटा बताएं दूसरे पे फोर्स कितनी लग रही है? के की वैल्यू 4, एक्सटेंशन निकालना है। सर इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी 80/4। ठीक। अच्छा ये बताइए, सीरीज में दोनों एक्सटेंशंस को ऐड कराते हैं टोटल निकालने के लिए, या जो एक की होती है वही मान लेते हैं? सर सीरीज में दोनों को ऐड करते हैं ना बेटा, जितना ये बढ़ेगा, ये कुछ और बढ़ रहा है, तो दोनों को प्लस करेंगे। तो टोटल एक्सटेंशन के लिए बेटा दोनों को प्लस कर लो, दोनों को प्लस कर लो। हाँ बोले बोले। ठीक है जी, आंसर डी चाहिए। 80/6 प्लस 80/4। ठीक है जी। याद रहे के की वैल्यू भी सेंटीमीटर में, एक्सटेंशन भी सेंटीमीटर में, इट्स ओके 33 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इस सवाल को अगर कोई बच्चा करना चाहे तो उस मेथड से भी कर सकता है। कौन सा मेथड? सर पहले हम 1/K1 प्लस 1/K2 सॉल्व करके पहले के निकाल लें, और जो एक के आ जाए उसको F इक्वल टू के एक्स से करेंगे, आंसर यही देगा, आंसर यही देगा। पर वो मेथड लंबा है, ये मेथड छोटा है। 1/K1 प्लस 1/K2 मेथड मुश्किल है, लंबा मेथड है। मैंने दोनों सिखा दिए हैं, मैंने दोनों मेथड आपको सिखा दिए हैं। जी बेटा, जाने दूं?
सवाल को क्वेश्चन को बेटा